हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था उसे मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है कि कब लाइट ज़्यादा बेंड करेगा, कब लाइट कम बेंड करेगा, या और भी जो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं मैं उनको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज द साइन ऑफ एंगल्स। इट हैज़ नो यूनिट, इट इज़ अ प्योर नंबर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड दो तरीके के फार्मूला हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ साइन और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हम साइन में देखें तो वी कैन राइट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई एंड साइन आर ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो है यूनिटलेस होगा। यानी हकीकत में ये यूनिटलेस कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ इट इज़ रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, या इन मीडियम 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यानी कि यहाँ भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में अगर हम देखें तो इसका यूनिट हमारा क्या होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट का जो यूनिट होता है इट इज़ मीटर पर सेकेंड, एंड इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कट गए, यानी कि ये भी हमारा यूनिटलेस होता है। तो आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये हमेशा हमारा यूनिटलेस है, बिकॉज ऑफ इट इज़ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। हम फिर से इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। चूँकि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का है, एंड उन दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशन है, जो यूनिट है, जब उनका वो रेशियो हो रहा है तो वो कट जा रहा है, एंड कटने के बाद इट हैज़ नो यूनिट्स, इट इज़ अ प्योर नंबर। जैसे कभी भी आपने देखा होगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। तो ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल टर्म है, ये हमारा न्यूमेरिकल टर्म है। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो यूनिटलेस होगा, एंड उसका कोई यूनिट नहीं होगा, साथ ही साथ वो केवल न्यूमेरिकल टर्म में होंगे, 2, 2.2, 2.3, 1.2, 1.7, इस तरीके के। इस स्लाइड में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला है हमारा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा बेंडिंग होगी। तो यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.24 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज, मान लेते हैं कि इट इज़ 1.98, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी इज, मान लेते हैं 2.42। तो ये है हमारा मीडियम ए, एंड ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एंड नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद मैं इंसिडेंट रे को लेकर आता हूँ।
तो मान लो कि ये हम आपके लिए एक इंसिडेंट रे लेकर आते हैं। तो इस इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है ये है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा मीडियम 2 है, ये हमारा मीडियम बी है। सपोज दैट इट इज मीडियम बी। तो अगर ये 1.98 है तो जाहिर सी बात है कि ये ना 1.24 से ज़्यादा है, यानी कि रेयर टू डेंस मीडिया में जा रहा है। तो रेयर टू डेंस में टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट हमारा बेंड करता है। तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं, मैं रेड नहीं थोड़ा सा येलो कलर में लिख कर आता हूँ, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बेंड करेगा, ये हमारा बी मीडिया के लिए। और अगर यही सी के लिए होता, सपोज दैट अगर यही हमारा सी के लिए होता तो ये कुछ ऐसे आता। तो आप देख रहे हैं कि सी के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो काफ़ी छोटा है, एंड ये हमारा सी के लिए है। एंड अगर बी पे हम देखें तो ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बी के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा है, यानी रिफ्रैक्शन का जो एंगल है बी इज लेस देन सी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी। तो यहीं पर वो चीज़ बताया जा रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज़्यादा होगा तो बेंडिंग ज़्यादा होगा। अगर कोई रेयर टू डेंस आता है या डेंस टू रेयर जाता है, रेयर में भी जाएगा तो बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। जो भी उसका ओरिजिनल पाथ है, ओरिजिनल पाथ से उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। तो जितना ज़्यादा बेंडिंग उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा बेंडिंग हमारा होगा। इट इज क्लियर। अब हम अपने स्लाइड 3 पे जाते हैं, एंड ये है हमारा कि बाई सेइंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 वी मीन दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 व्हाट डज इट मीन। तो आपको वहां पर यही आंसर करना चाहिए कि सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो इसका तो एक मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42। ये तो हम मैथमेटिकल मीनिंग बता सकते हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया है। एंड एक चीज़ हम ये भी बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सॉरी नॉट इन डायमंड, इन एयर, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 2.42 times more than speed of light in diamond। ठीक है, अगर किसी भी मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 2.42 है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी डायमंड से 2.42 गुना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट एयर में है। अब जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में मैंने लिया है ग्लास के लिए, तो ग्लास का भी स्टेटमेंट हम कुछ ऐसा ही बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 1.5 times more than speed of light in diamond. So it is glass in glass।
तो यानी कि अगर किसी ने आपको किसी थर्ड मटेरियल के लिए आपको बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.72, तो इट मीन्स कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1. अब मैंने क्या वैल्यू लिया था मैं खुद भूल गया, सपोज दैट इट इज 1.78, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.78 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी हमने लिया था। तो यहाँ पर इस स्लाइड में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिर से मैं इसके स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ कि बाय सेइंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 वी मीन दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम to the speed of light in glass is equal to 1.5. Clear? Next है हमारा कि the refractive index depends on the nature of the material of the medium and the wavelength of the light used. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किसी भी चीज़ के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा डिपेंड करता है, पहला पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल पे। यानी हम मटेरियल क्या ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, केरोसिन ऑयल ले रहे हैं, है ना, या हम डायमंड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उस मटेरियल पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपको पता है कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका डेविएशन कम होता है। ठीक है, तो जैसा वेवलेंथ होगा वैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर मटेरियल का होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कलर ऑफ लाइट। ठीक है, एंड इसी में मैंने एक दूसरा रेट स्टेटमेंट में लिख रखा है कि द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट। मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मटेरियल का, जैसे ग्लास का हो गया 1.5, तो अगर किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इट मीन्स वो मटेरियल हमारा ग्लास है और ग्लास ही होगा, क्योंकि ये ग्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है, लाइट बेंडिंग की जो उसकी एबिलिटी है वो यूनिक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बिहाफ पे हम मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? एक और चीज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन it does not depend on एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, फर्स्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल एंड द सेकेंड इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर? नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि इफ एनी 2 मीडिया आर ऑप्टिकली एग्जैक्टली द सेम देन नो बेंडिंग अकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो सपोज दैट ये एक मीडियम है एंड ये मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लेते हैं 2.3 है, और ये भी एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.3 है। तो अगर लाइट इस पे ऐसे ही कोई लाइट स्ट्राइक करता है तो ये लाइट इस पे ऐसे ही पास आउट कर जाएगा विदाउट डूइंग एनी बेंडिंग, एनी रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो दोनों मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट सेम होगा, और जब स्पीड ऑफ लाइट सेम है तो बेंडिंग बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ईच लाइट वेव जो है वो साइमल्टेनियसली उनका स्पीड चेंज करेगा। हाउएवर इस केस में चेंज नहीं कर रहा। इसलिए if 2 media is having same refractive index, then there is no bending, there is no refraction.
वो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उस मीडिया से पास कर जाएगा। एक और केस होता है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता, और उस केस में इट मे बी पॉसिबल कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। आप बता सकते हो, कमेंट करो। उस केस में क्या होता है कि लाइट जो है परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है। यानी केस 2 में हम ये देख सकते हैं कि अगर एक मीडिया है और लाइट जब एकदम परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है, तब इसमें विदाउट एनी बेंडिंग ये पास कर जाता है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास दो मीडिया है, दो डिफरेंट मीडियम है, एंड उसमें रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, क्या क्या केस पॉसिबल है? तो पहला आपको ये बताना है कि इधर तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, या लाइट जो है परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा होगा। यही दो केस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट, कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लेना ना। A substance having higher refractive index is optically denser than another substance having lower refractive index. मान लो कि एक मटेरियल है A जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, और एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव B जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B, है ना। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये हमारा रेयर मीडिया हो जाएगा और ये हमारा डेंसर मीडिया हो जाएगा। एक चीज और, रेयर और डेंसर जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बिहाफ पे ही करते हैं। रेयर में क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, और इसमें क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा हमारा लेस होगा। रेयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है एंड डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। इसको भी हम बिल्कुल ध्यान से करेंगे कि आप ये भी बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारा ये केस है ना। यानी कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना कम होगा, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ज़्यादा होगा। अगर आप देखो तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये होता है 1.003। तभी तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली हम सेम लेते हैं। इसलिए भी लेते हैं कि ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी रहे। तो ठीक है, इस स्लाइड में जो मेन चीज़ है आपका वो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। यानी मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस द स्पीड ऑफ लाइट, लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर द स्पीड ऑफ लाइट, and higher the refractive index of substance, more it will change the direction of a beam of light passing through it. इसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको कुछ वैल्यू लेकर समझाया था कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा बेंडिंग होगी, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम बेंडिंग होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, the optical density of a substance is different from its mass density. A substance may have a higher optical density than other substance, but its mass density may be less. यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्टिकली डेंसर हो वो फिजिकली भी डेंसर हो। फिजिकली डेंसर का मतलब कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जो ऑप्टिकली डेंसर हो उसका मास बाय वॉल्यूम रेशियो भी, सपोज दैट मैं यहाँ पर एग्जैक्ट एग्जांपल ही ले लेता हूँ, वाटर एंड ऑयल किसी भी तरीके का आप ले लीजिए। एंड ये एग्जांपल जनरली पेपर में आपसे पूछा जाता है कि एक एग्जांपल देकर बताओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो वाटर में अगर आप ऑयल डालते हो तो क्या होता है, वाटर इज मोर डेंस एंड ऑयल इज लेस डेंस।
यहाँ पर डेंस का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो है, यहाँ पर डेंस का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है। तो ये जो ब्लू पेन से लिखा है ये मास अपॉन वॉल्यूम, ये फिजिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यही कारण है कि ऑयल जो है फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। एक और यहाँ पर हम चीज ले सकते हैं कि सिमिलरली वाटर जो है लेस ऑप्टिकल डेंस, और ये मोर ऑप्टिकल डेंस। कहने का मतलब कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है जबकि ऑयल में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। तो यही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्टिकली डेंसर हो वो फिजिकली भी डेंसर हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही एप्लीकेबल होता है। अभी तक मेरे को केवल यही, हो सकता है इंटरनेट पे अगर मैं सर्च करूँ तो कुछ और पेयर निकलेंगे, लेकिन मेरे को यही एक पेयर मिला है जिसमें वाटर एंड ऑयल के केस में ये ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फिजिकल डेंसिटी उल्टा हो जाते हैं। यानी कि एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्टिकली डेंस है वो फिजिकली भी डेंस हो, और जो ऑप्टिकली रेयर है वो फिजिकली भी रेयर होगा। ये पॉसिबल है कि ये उल्टा हो जाए। एग्जाम्पल है वाटर एंड किसी भी तरीके का ऑयल, ठीक है, केरोसिन ऑयल, टर्पलिन ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो। तो जनरली ऑयल आप क्या देखते हो कि वाटर पे फ्लोट करता है, इसका मतलब ऑयल की डेंसिटी कम है, जो फिजिकल डेंसिटी है ऑयल की वो डेंसिटी कम है। लेकिन जब हम ऑप्टिकल डेंसिटी में आते हैं तो लाइट की बेंडिंग ऑयल में ज़्यादा होती है क्योंकि वो ऑप्टिकली डेंस है, बट वाटर में कम होती है क्योंकि वो ऑप्टिकली रेयर है विथ रेस्पेक्ट टू ऑयल। क्लियर? And the next is the refractive index of light going from medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of refractive index for light going from medium 2 to medium 1. इसका मतलब है कि ANG is equal to 1 by GNA। आइए हम देखते हैं ANG हकीकत में क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, और ये है velocity in air, velocity in glass, and GNA क्या है? तो आप बोलोगे कि सर इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to glass, and the mathematical form is Vg by Va। अब इन दोनों के मैथमेटिकल फॉर्म को देखकर ही आप समझ चुके हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास टू एयर एंड एयर टू ग्लास, दे आर रेसिप्रोकल, है ना। तो जैसे ग्लास का ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है 1.5, तो अगर हमें GNA किसी ने निकालने के लिए बोला तो हम सीधा 1/1.5 लिख देंगे, एंड नाउ इट इज 10/15, इट इज 2/3 विच इज 0.66। अब ये जो रिजल्ट आया है 0.66, हालांकि मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया है लेकिन इस चीज़ को मैं अभी बताऊंगा। पहले इस पे हम रहते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू 1। जब लाइट एयर टू ग्लास जा रहा है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल होगा जब लाइट ग्लास टू एयर जाएगा, यानी ANG इज रेसिप्रोकल ऑफ GNA, या आप ये भी बोल सकते हो कि GNA इज रेसिप्रोकल ऑफ ANG। जब एयर टू ग्लास और जब ग्लास टू एयर तो मैथमेटिकली वो आपस में रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है, क्लियर। अभी जो मैंने बोला कि जो ये हमारी 0.66 की वैल्यू आई है इसको मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any media with respect to air या vacuum can't be less than 1।
इट इज ऑलवेज मोर देन 1। क्यों? बिकॉज थोड़ा अलग, मेरे को ना कलर चेंज करने का बड़ा मन होता है, मैं बार बार कलर चेंज करता हूँ। इट इज़ ऑलवेज मोर देन, आप इसको बोल सकते हो मोर देन 1, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर और वैक्यूम with respect to any मीडिया, है ना? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है एयर या वैक्यूम में, किसी भी मीडियम के रेस्पेक्ट में। आपको भी पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा वैक्यूम में, फिर एयर में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, है ना? तो जब भी हम रेशियो लेंगे तो रेशियो जैसे AMG ही हमारा निकालना है, तो रेशियो क्या लेंगे कि स्पीड इन एयर, स्पीड इन ग्लास। जब ये हम रेशियो लेंगे तो जाहिर सी बात है एयर का वेलोसिटी, एयर के स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो मैथमेटिकली जब हमारा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन रिजल्ट हमारा होगा मोर देन 1 हमेशा। ठीक है, अब आपका सवाल ये आएगा कि सर पिछली स्लाइड में तो 0.66 आ गया, ये देखो ये तो मोर देन 1 नहीं है। तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा लेस देन 1, मोर देन 1 कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाकर लिख देता हूँ कि रिलेटिव refractive index may be more than 1 or less than 1। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि हम डेंसर मीडिया का निकालने वाले हैं कि रेयर मीडिया का। अगर हम डेंसर का निकालेंगे तो मोर देन 1 आएगा, और अगर रेयर मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डेंसर निकालेंगे तो लेस देन 1 आ जाएगा, है ना? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो लेस देन 1 आएगा, इट इज़ ऑब्वियस। तो होप सो मैं एक बार चेक करता हूँ। नो, नाउ देयर इज नो स्लाइड। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो कि हमने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। जो इसका पार्ट 3 लेकर आऊँगा उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? एंड आप लोग देखिए वीडियो एंड सजेस्ट कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना? आप लोग जितना मेरे को प्रमोट करोगे मैं उतने अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।